जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी कक्षा 12वीं और आप सबके लिए बिहार बोर्ड हिंदी के मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 2 है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। और अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको हम यही कहेंगे कि 1 से लेके 10 तक सेट देखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लाया गया है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगर आप 10 का 10 सेट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इंफॉर्मेशन पीडीएफ क्यूज वगैरह आपको टेलीग्राम पे ही होता है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपको आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स किसी भी स्टूडेंट के हैं तो आपके लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 1 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है उस प्रश्न को अच्छी तरह से समझिएगा और आप पार्ट 1 जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न को देखिएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो आपको पता है कि मल्लेश साहब है। तो ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए सेकेंड और प्रश्न में देखते हैं, और यहाँ पे क्या करा है कि मल्लेश का मूल नाम क्या है। मल्लेश का मूल नाम क्या है, तो आपको पता है कि भरत जी श्रीवास्तव जो है वो मल्लेश जी का पहला नाम है। जैसे बचपन में जो बोला जाता है गोलू मोलू टोलू, इसी प्रकार क्या है मल्लेश जी का भी नाम है, क्या है, भरत जी श्रीवास्तव। राइट, तो आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 3 नंबर प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक माना गया है। प्यारे नन्हे जो बेटा कविता है उसमें क्या किया है, लोहा का प्रतीक बताया गया है। तो वह किसके बारे में बताया गया, नमक का या मशीन का या कर्म का या धर्म का। तो आपको पता है कि ये विनोद कुमार शुक्ल जी ने है, क्या क्या है, वह कर्म के बारे में बताया है लोहा को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को कि मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा। ये जो मेहनत काम करने वाले जो लोग होते हैं और औरत को भी किस रूप में देखा है, सोना के रूप में, लोहा के रूप में या पत्थर या लकड़ी के रूप में। तो आपको पता है कि ये जो लोहा के रूप में देखे हैं कौन, विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके सामने 5 नंबर प्रश्न में क्या करें कि नौकर की कमीज क्या है। नौकर की कमीज क्या है, कहानी है, काव्य सॉरी प्रबंध काव्य है या स्मरण है या उपन्यास है। तो ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। ये जो नौकर की कमीज क्या है, तो आपको पता है एक प्रकार क्या है, बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है ये उपन्यास है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न में कि तिरछ कहानी के रचनाकार कौन है। तिरछ कहानी के रचनाकार कौन है, तो ये जो है उदय प्रकाश है। कौन है, उदय प्रकाश। और इसमें भी बहुत ही अच्छा कहानी वगैरह कहा गया है। और सुनिएगा ना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2-4 ऐसे कहानी है जिसे सुनने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ेगा और बहुत मजा भी आएगा। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है सिपाही की माँ, पुत्र वियोग, और 2-4 और है, वो कहानी सुनिएगा तो आपको बहुत ही आनंदित मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, एक बात और बता देते हैं, अगर आपको कभी भी लाइव क्लास करना है यूट्यूब पे जाके आप सर्च करना है कि सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार हिंदी लाइव क्लास, क्या करना है, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार हिंदी लाइव क्लास, तो यहाँ से आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर में देखते हैं, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कहानीकार तिरछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। सानो, भानो या थानो या कुसानो के साथ। आपको पता है कि ये जो गए थे थानो के साथ गए थे, तो सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर में क्या कह रहा है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, पीली छतरी वाली लड़की, पोल गोमरा का स्टूकोटर या टूटा हुआ पुल, और अंत में प्रार्थना। तो ये जो है उदय प्रकाश की नहीं है, वो टूटा हुआ पुल जो देख रहे हैं वो आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, आगे चले। बिल्कुल वीडियो समझ में आ रहा है ना, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा, 1% भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप सभी के सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर देंगे। थोड़ा सा लाइक आप जितना करते हैं ना, मुझे उतना विश्वास होता है कि हाँ
इतने बच्चे देखे थे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर मान लीजिए 1K व्यू आता है, ठीक है, और उसमें हमें लगता है कि 100 के मतलब कि 100 जो है ना स्टूडेंट ने लाइक किया, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि वाह 100 स्टूडेंट तो लाइक किए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आपने लाइक कर दिया होगा। 9 नंबर में देखिए क्या करें कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो आपको पता है कि अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था, तो आपको 9 नंबर का बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत अच्छे, छत्तीसगढ़ वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या है? छत्तीसगढ़ वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 10 नंबर में देखिएगा कि अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का जो नाम था परमानंद वाजपेयी। क्या नाम थे? परमानंद वाजपेयी। याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर में कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। सबसे पहले याद रखना है ये जो शीर्षक है शिक्षा है वह एक प्रकार की निबंध है, और इसके रचयिता कौन है? तो आपको पता है जय कृष्ण मूर्ति है। कौन है? डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो आपको पता है वो कहाँ पर जन्म हुआ था? पता है ना? बिल्कुल बता दीजिए अगर आपको याद है तो। बिल्कुल आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। किसका? जय कृष्ण मूर्ति का। अब देखिए 13 नंबर में क्या करें कि गांव के घर कविता के रचयिता कौन है। गांव के घर कविता के रचयिता कौन है? तो इसका भी आपको राइट आंसर पता होगा कि ये जो है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है। तो सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न को अच्छे तरह से समझिएगा, और प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि जिन बुलाओं से गांव के घर के रीढ़ झुरझुराती है, किस कवि की रचना है। अगर कह सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा अर्थ अगर आप समझे तो रीढ़ झुरझुराती है। जैसे अगर देखिएगा कहीं प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जो है ना मूड़ी झुका के पिट्ठी दिखाना पड़ता है, उसी प्रकार का कि रीढ़ झुरझुराती है। तो यह किस कविता में कहा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा, या ज्ञानेंद्र पति, या अशोक वाजपेयी, या शमशेर बहादुर सिंह। तो इसके बारे में आपको फटाफट बता देना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, बी वाले का राइट आंसर है। अब देखिएगा आपके सामने 15 नंबर में कि ज्ञानेंद्र पति की कविता है। ज्ञानेंद्र पति की कविता क्या है? तो आपको पता है कि गांव का घर, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब यहाँ से आपके क्या है? हिंदी व्याकरण है। देखिए सब चीज़ पढ़ना जरूरी है। अगर सिर्फ बुक पढ़िएगा तो आपको अच्छा खासा नंबर नहीं आ सकते, बट हिंदी व्याकरण अगर आप अच्छे लेवल से पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अगर आप समास का वीडियो नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां से आप जाके देख सकते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति जो आपका है वो आपका तत्पुरुष समास है। क्या है? यथाशक्ति, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 17 नंबर में क्या करें? सप्तर्षि में कौन सा समास है। सप्तर्षि में कौन सा समास है? तो यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। सप्तर्षि मतलब कि सात, सात कह रहे तो द्विगु समास से ही पर आ रहा है। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर में कि अन्न जल, यहाँ पर अन्न जो है लिखा गलत है। अन्न ऐसे होता है, अन्न जल कौन सा समास है? एक बात आपको हम बताते हैं थोड़ा सा, जहाँ भी हाइफन देखे तो आपको क्या लगाना है? द्वंद्व समास लिखा है। लेकिन एक तरफ से अगर देखिएगा कहीं कहता है कि टीचर लोग तो बोलते हैं, बहुत भी बोलते हैं कि सर हम जो पढ़ रहे हैं कि हाइफन देखो और क्या लगाना है? द्वंद्व समास लगाना है। लेकिन हम इसे रॉन्ग कर दे तो आपको कैसे पता लगेगा कि सर आपने गलत बता दिया? नहीं, अगर आपको हाइफन भी दिखे तभी भी आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। क्या होगा? अगर आपको हाइफन भी दिखे लेकिन तभी भी आपका द्वंद्व समास नहीं होगा, वो होगा अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे भाई भाया, ठीक है, एक ही प्रकार के समास हो, एक ही प्रकार के दो ही पद हो, मतलब कि जैसे भाई भैया, ये एक ही पद है लेकिन नाम अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव समास हो गया। दिन दैनिक ये भी कहलाएंगे, ठीक है, एक ही है। माता, ये सॉरी माँ माता ये भी आपके अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। तो याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, राइट। याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अगर आपको याद हो गया होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है। तो आपको याद करना है, तो सप्तर्षि जो आपका बहुब्रीहि समास नहीं है, फटाफट समझ गए। चलिए
अब यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर में कि रजनीश शब्द का संधि विच्छेद होगा। रजनीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको पता है कि रजनीश का जो संधि विच्छेद होगा, चलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा? रजनी जोर इस। क्या होगा? रजनी जोर इस। तो आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और एक आपको हम ट्रिक देते हैं, इसके माध्यम से अगर आप लगा देते हैं, नीस जो देख रहे हैं ना, वो क्या है? दीर्घी है। दीर्घी में मतलब ई होता है, ठीक है, ई होता है, राइट, ई होता है। और वहीं पर ई होता है तो ए वाला लगता है, लेकिन यहाँ से हम लगा सकते हैं बी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके सामने 21 नंबर प्रश्न में क्या है कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसके बारे में बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो होगा इति जो और आदि जो देख रहे हैं, वो आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 22 नंबर में देखते हैं कि विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होगा। विद्यार्थी शब्द का, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है आपको पता है, बिल्कुल आप सबने कमेंट किया है विद्या जोर आरती, वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या है? विद्या जोर आरती, जो आपका बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पर क्या कह रहा है? मतकई, मतकई में कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ संधि है, या गुण संधि, या वृद्धि, या अयाधि। तो ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझ के पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छा खासा नंबर आएंगे। अगर अच्छे से समझ के नहीं पढ़िएगा तो अच्छा खासा नंबर नहीं आएंगे। तो आपका सी राइट आंसर है। और आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि एक वीडियो को और फिर से दोबारा देख लीजिए। इससे क्या होगा? अभ्यास अगर जितना कीजिएगा ना, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 2 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है उपसर्ग से। तो अध्यक्ष में जो होता है अध, क्या करें? अध। अध जो आपका है बी ही राइट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी। तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें, आगे करें कि यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अधि होगा, अध नहीं होगा, अधि होगा। चलिए आगे बात करते हैं आपके सामने 25 नंबर में कि अपयश, अपयश में कौन सा है? तो अप जो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। आगे बात करते हैं प्रपंच, प्रपंच में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र जो देख रहे हैं वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, प्र। यहाँ पर हम थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पर प्र को पकड़िए, आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग? प्रतिशत में जो आपका है प्रतिजोर, प्रतिजोर सद, प्रतिजोर सत। तो ये ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए आपके सामने 28 नंबर प्रश्न में क्या है कि घबराहट, घबराहट में कौन सा प्रश्न है? तो इसमें बताना है प्रत्यय। यहाँ पर उपसर्ग पूछा जा रहा था, अब जो आपको पूछा जा रहा है प्रत्यय, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और अच्छे से आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए घब जोर आहट, ये जो देख रहे हैं आपका सी नहीं बी, बी क्या होगा? बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। आहट आपका जो देख रहे हैं वो आपका सही है, और राहट जो आपका है बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। चलिए 29 नंबर में देखते हैं कि सपेरा में कौन सा प्रत्यय है? सपेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो हम आपको एक ट्रिक देते हैं, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर जो है बी बिल्कुल ही राइट आंसर। लेकिन आप समझे नहीं तो समझा देते हैं अच्छे तरह से कि जैसे सपेरा हो गया, मेरा हो गया, फो फेरा, ये कोई भी प्रश्न ऐसा रहे, ठीक है। चचेरा हो गया, ममेरा हो गया, ततेरा हो गया, कुछ भी रहे, ऐसे प्रश्न पूछा है कभी भी तो आपको क्या करना है? ए होता है और आई होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है दू गो एकले। क्या होता है? इसका मतलब दू गो एकले होता है, और इसका मतलब होता है कि एक गो एकले। तो यहाँ पर एक एकले लगा है, मतलब कि एक ही एकले लगा है, तो हमको ये पकड़ना होगा, राइट। तो ये हम पकड़े तब आपके इसके अकॉर्डिंग हमारा सही है। समझ गए? समझ गए ना? बिल्कुल समझ में आ गया, यस है नो? समझ में आया कि नहीं? चलिए समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? सुंदरता में देखिएगा क्या कह रहा है? सुंदरता, सुंदर जोड़ ता, तो यहाँ पर ता को पकड़िए, आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए बहाव में कौन सा प्रत्यय है? बहाव जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो बहाव, और इसको पकड़िए कि आ पकड़िएगा, आ पकड़िएगा, आओ। तो ये आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या है? सी। फिर से आपको बताते हैं, बहाव जो हाव देख रहे हैं वो इसमें क्या पकड़ना है? आ पकड़ना है, और वह, तो अब जो आपका है बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द होता है पयोद होता है। क्या होता है? पयोद। तो सी आपका राइट आंसर है।
चलिए अब यहाँ पर देखिएगा प्रश्न यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रादीप का संचालन कितने वर्ष तक किया है। मतलब कि बाल कृष्ण भट्ट जो है वो कितने वर्ष तक संचालन किया है, तो वो जब किए थे 30 वर्ष तक किए थे, या 33 वर्ष तक किए थे, या 32 या 31। तो इसके बारे में कमेंट आप करके ज़रूर बताएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न में क्या करा कि घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द जो होता है निकेत होता है। क्या होता है? निकेत। अब देखते हैं आपके सामने 35 नंबर प्रश्न में कि दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो जो होता है सुर या यतुधन यतुधान या सुरारी या रजनीचर। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा 35 का। तो ये भी आपको प्रश्न पता है, तो ये जो होता है सुर नहीं होता है। ठीक है, दैत्य का जो हो आपका सुर नहीं होता है। अब देखिए आपके सामने 36 नंबर प्रश्न में कि लोक शब्द का विलोम शब्द है। लोक का क्या होना चाहिए? परलोक, इहलोक, त्रिलोक या भूलोक। तो ये बता दीजिए। तो ये भी जो आपका जो राइट आंसर क्या होगा परलोक वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 37 नंबर प्रश्न में कि आकाश का विलोम शब्द क्या होता है। तो आकाश का जो होता है पाताल होता है। क्या होता है? आकाश का पाताल होता है। अब जो हम आपसे पूछते हैं अकाल, क्या कहते हैं? अकाल। अकाल का क्या होता है? आप सब फटाफट कमेंट करके बताइएगा अकाल का क्या होता है। चलिए कमेंट करके बताइएगा जरूर। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतज्ञ का क्या होता है? कृतधन होता है। कृतधन जो आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। स्तुति का विलोम शब्द होता है। स्तुति का विलोम शब्द होता है निंदा, शिकायत, घृणा या द्वेष। तो आपको पता है कि स्तुति का विलोम शब्द जो होता है आपको पता है ना? बहुत अच्छा, ये जो होता है निंदा होता है। क्या होता है? निंदा होता है। अब चलिए 40 नंबर में देखते हैं और यहाँ पर क्या कर रहा है कि वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। कोई स्त्री है जिसे क्या किया गया है? पति ने त्याग दिया है। उसे एक शब्दों में कहा जा सकता है कुलटा या बांझ। बांझ किसे कहते हैं? जिसका पुत्र उत्र नहीं होता है उसे बांझ बोला जाता है। तो बांझ तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। उसके परित्यक्ता या पर किया, तो ये जो भी आपको बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, सी वाले का। अब 41 नंबर देखिएगा कि बिना पलक गिराए एकटक देखते रहने के लिए एक शब्द होता है। बिना पलक गिराए हुआ है, मतलब कि एक झटकी नहीं मारने के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे? 41 नंबर का बता दीजिए फटाफट क्या होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सबका जो आ रहा है अनिमेष आ रहा है। क्या आ रहा है? अनिमेष। आगे देखते हैं जिसके समान दूसरा न हो के लिए एक शब्द होता है। मतलब मान लीजिए उसके जैसा कोई दूसरा न हो, वो क्या कहलाएंगे? अलौकिक, अप्रतिभा, स्वर्गिक या अप्रतिम। तो बता दीजिए अप्रतिम। तो इसमें बता दीजिए, आपको पता होना चाहिए ये भी प्रश्न आपको। चलिए बहुत अच्छे, डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए आपके सामने 43 नंबर में जो किए गए उपकार को मानता है के लिए एक शब्द होता है। जो किए गए उपकार को मानता है, जैसे हम आप एक उपकार किए और उस उपकार के बदले में आप कुछ मानते हैं कि हाँ ये मेरे लिए इतना काम किए हुए थे, तो वो क्या कहलाएंगे वो आपको बताना है। तो ये क्या कहलाते हैं? कृतज्ञ कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 44 नंबर में कि अंगार उगलना मुहावरे का अर्थ होता है। अंगार, अंगार उगालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता है क्या होता है? कठोर वचन कहना। ठीक है, तो डी ये भी याद रख लीजिएगा। अब देखिए 45 में कि अक्ल सठियाना। अक्ल सठियाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना, गंदा करना, सहायता करना या पोल खोलना। तो ये जो अक्ल सठियाना जो होता है उसका जो अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए आपके सामने 46 नंबर में कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ही गर्व की बात कहलाता है। दूर जाना, स्वावलंबी होना, प्रिय होना, सुंदर होना। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? स्वावलंबी होना, जो कि बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए 47 नंबर में कि 8-8 आंसू रोना। 8-8 आंसू रोना, क्या बात है, गजब सा प्रश्न लिखा गया है। प्रीतम की मृत्यु पर रोना, कोई लवर के या लवली के लिए रोना। ठीक है, दारुण कष्ट में पड़ना, बुरी तरह पछताना, बिल बिल कर दोना। तो ये भी बता दीजिए।
तो इसका जो राइट आंसर आपको पता हो गया होगा, मुझे पता है आपको हो गया होगा। तो इसमें जो होता है बुरी तरह पछताना, 8 आंसू रोना, तो यह क्या होता है, बुरी तरह पछताना। ठीक है, चलिए। पालना का विशेषण क्या होता है, पालतू होता है। क्या होता है, पालना का जो विशेषण होता है वो आपको पालतू होता है। अब देखिएगा 49 नंबर में कि दिन का विशेषण क्या होता है, दैनिक होता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए 50 नंबर में क्या करा है कि नमक का विशेषण क्या होता है, नमकीन होता है, तो ये भी आपको पता चल गया, बी। अब बात करते हैं, अगर आप सेट 3 देखना चाहते हैं तो जरूर फटाक दौड़ कहिएगा सर सेट 3 जल्दी लाइए, कमेंट करके लाइएगा, तो हम आपके लिए जितना ही फास्ट लेके आएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा रुक जाएंगे, अगर आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो सेट 1 जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। यहाँ पर हिंदी मॉडल पेपर प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं सेट वाइज सेट। चलिए एक बात और बताते हैं, अगर आपको पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए या पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, टोटल चीज़ आपको मिलेंगे। तो एक बार कॉल तो बनता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।